केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। केमिकल बॉन्ड हम बोलते किसको हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल बनता है कैसे, कम्बिनेशन ऑफ एटम से। तो जो एटम कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उन एटम्स के दरमियान भी कोई अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है। तो वो जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल में, उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। ये कैसे बनता है कि डिफरेंट जो आपके पास एटम या आयंस होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बिल्डअप होता है और उसे अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड जो है ये सारे सेम स्ट्रेंथ के नहीं होते, इनकी स्ट्रेंथ भी वेरी करती है। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होते हैं। जैसे जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो बॉन्ड है लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके मुकाबले में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं वो वीक होती हैं, लाइक डाइपोल डाइपोल हो गया, या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये बाकी जो बॉन्ड्स हैं आयोनिक कोवेलेंट वगैरह उनके मुकाबले में वीकर होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें तो यूजुअली जो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं वो आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है जो काफ़ी दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड नेम से पता चल रहा है जो आयंस के दरमियान बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये वो टाइप है केमिकल बॉन्ड की जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एक कैटाइन होता है, दूसरा एनाइन होता है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड की फॉर्म में। कैटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन जिसमें नेगेटिव होता है। कैटाइन में तब बनता है जब किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, और एनाइन तब बनता है जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हो। In the simplest case, the cation is a metal atom and the anion is the non-metal atom. अब metals के बारे में हम S block elements में बड़ा डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डोमिनेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स अच्छे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन मेटल गेन करके एनाइन में, और जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए फिजिकल स्टेट इनकी सॉलिड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में नहीं होती। कंडक्शन के लिए ज़रूरी है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ना तो इनके पास फ्री आयंस होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब आप इनको लिक्विड में डिज़ोल्व करवा देते हो, ये आयोनाइज हो जाते हैं, उस केस में कंडक्शन हो सकती है जब ये आयोनाइज हो जाए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं इनमें। सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अगर बात करें तो आयोनिक कंपाउंड यूजुअली पानी में हल हो जाते हैं क्योंकि पानी इटसेल्फ पोलर है, तो वो अपने अपोजिट पोल्स के थ्रू इनको सराउंड कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्म को हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होती है इनकी कम होती है। हाँ, आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स की बात करें तो मशहूर ज़माना एग्जांपल सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट ही अगर हम देख लें तो इसमें सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन बन जाते हैं, और फिर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन जो बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक होते हैं। आयंस जो हैं वो सिंपल भी होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं, लाइक ये अमोनियम आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, तो इनके दरमियान भी बॉन्ड बन सकता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बना? शफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था जो इसके वैलेंस शेल में था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो फर्स्ट में 2, अगले में 8, अगले में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन जब दे देता है क्लोरीन को तो यूँ दोनों स्टेबल हो जाते हैं, यानी इसका फिर सेकंड शेल लास्ट हो जाता है, उसमें 8 पूरे हो जाते हैं और क्लोरीन के थर्ड में 8 जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम देख रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्वाइट हायर होती हैं, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना चाहता, तो फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने को प्रेफर करते हैं। इसमें होता ये है कि अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई है, दूसरी थोड़ी सी कम है, तो फिर वहाँ से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी नेचर पोलर हो जाती है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो फिर बॉन्ड बनता है नॉन पोलर, और वहाँ पे किसी पे भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। जो टर्म है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1939 में। यहाँ पे अगर आप इस वर्ड पे गौर करते हैं ना, तो को का मतलब होता है जॉइंट, इकट्ठे, और वैलेंस या वैलेंट का मतलब होता है जो वैलेंसी के साथ रिलेट कर रही होती है, या उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो कोवैलेंस जो है, ये कोवैलेंस इज ग्रेटेस्ट बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो बड़ा प्रॉपरली और सिमेट्रिकल होगी, बॉन्ड वहाँ पे नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया तो जिसकी ज़्यादा होगी फिर वो इलेक्ट्रॉन का झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा, जिस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वही वाली बात की पोलर कैरेक्टर आ जाएगा उसमें। यह है आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे होते हैं, और ये अपना डुप्लेट इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन ये होता है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आखिरी शेल में होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आखिरी में 4 बनेंगे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे होते हैं, और इस तरह से इसका ऑक्टा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान था, तो ये बॉन्ड टोटली नॉन पोलर था। यहाँ पे एटम्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं, इसलिए इसके अंदर भी पोलर कैरेक्टर नहीं आता। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मीथेन है, ये सारे जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इनमें एटम्स जो होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो बॉन्ड लेंथ होती है कि वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस जिस पे आगे दोनों एटम्स रुक जाते हैं, जहाँ पे उनमें अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, रिपल्शन मिनिमम होती है, उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ भी रिलेटेड होती है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा। तो जो जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे बॉन्ड ज़रा वीक होता है, तो बॉन्ड वीक हो तो फिर उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है मेटल्स में। मेटल्स जो हैं हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी चूँकि उसी शीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कंडक्टिविटी इनमें हो सकती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके क्वाइट हायर होते हैं क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेलेबल और डक्टाइल नेचर होती है इनकी, मतलब आप इनको पे अगर फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली तो आप इनको शीट्स या वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करते हैं, मतलब शाइनी सरफेस या लस्ट्रस सरफेस बोलते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी मेटल्स में होती हैं। उसके बाद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है डिफरेंट थ्योरीज की मदद से। इससे पहले जो हम करते आ रहे हैं वो सिर्फ सिंपल डॉट क्रॉस फार्मूला है जो कि लेविस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन लेविस का जो मॉडल है वो ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इतनी भी सिंपल नहीं होती। और अगर बॉन्ड इस तरह से शेयरिंग से बन भी जाता है तो उनकी ज्योमेट्रीज क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कितने बॉन्ड बनने, वो सारा कुछ जो है वो लेविस मॉडल से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए एक आइडियल मॉडल की तलाश थी। वो आइडियल मॉडल तो नहीं मिला, लेकिन कुछ थ्योरीज मिल गई जिनकी मदद से आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। सिडविक एंड पावेल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आइडिया सजेस्ट किया था, इसको फर्दर गिल्सपी एंड नेलोम ने डिवेलप किया था। इनके मुताबिक ये असल में प्रेडिक्ट करती है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को, या शेप कह लें आपकी, जो मॉलिक्यूल की शेप्स होती हैं वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी।
इसके जो मेन पॉस्टुलेट्स होते हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्जन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल। कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड करते हैं कि उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह से होते हैं, या तो वो जो मॉलिक्यूल होता है उसमें लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या बॉन्ड पेयर की फॉर्म में वहाँ पे एडजस्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज को, और वो दो तरह के होते हैं, लॉन पेयर की फॉर्म में और बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा रिपल्जन कॉज करता है क्योंकि वो एक न्यूक्लियई से अट्रैक्ट हो रहा होता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है उसको दो डिफरेंट न्यूक्लियई से अट्रैक्शन मिल रही होती है, इसलिए वो कम रिपल्जन कॉज करता है। तो मिनिमम रिपल्जन बाय द स्टेट टू द स्टेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जहाँ पे रिपल्जन कम होगी वहाँ पे एनर्जी कम होगी, जहाँ पे एनर्जी कम होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये होता है इनका ऑर्डर। लॉन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन पेयर एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो होती है वो सबसे कम होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से देखें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर रिपल्जन ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिस्पर्स होती है। फिर उससे कम सेकेंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, डबल से कम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। Presence of lone pair on the central metal causes slight distortion of the bond angles from the ideal shape। जहाँ पे लॉन पेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें ना कि जहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109.5 का, लेकिन जब लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो लॉन पेयर ज़्यादा जगह लेते हैं क्योंकि उनमें रिपल्जन ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड पेयर को एक दूसरे की तरफ मतलब ज़्यादा करीब कर देते हैं, तो बॉन्ड पेयर में फिर जो एंगल है वो कम हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स। तो एक तो ये होता है कि लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, और सम टाइम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ पे। वो आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का, फिर वो जो सिंपल हम फॉर्म यूज़ करते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला वो भी पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम वो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल मेटल ना कहें, सेंट्रल एटम कह लें। और इसके अलावा बॉन्डिंग पेयर मतलब जो लॉन पेयर है वो किस तरह से अरेंज्ड है, जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, इन सारी बातों को जानते हुए फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यहाँ पे देखेंगे। वेस्पर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में अब दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी और लॉन पेयर भी। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनमें रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड है, तो अब बेरिलियम के पास लॉन पेयर तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेरिलियम के आखिरी शेल में होते ही दो इलेक्ट्रॉन थे जो उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए। तो अब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना बन सकता था, मैक्सिमम वो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रख सकते थे, तो ये वो 180 के एंगल पे अरेंज हो सकते थे। तो ये इस तरह से ज्योमेट्री जो बनती है वो लीनियर बनती है। अगर हम देखें AB3 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द 3 एटम अरेंज हों और वहाँ पे लॉन पेयर ना हो, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होती है। लेकिन अगर यहीं पे कोई लॉन पेयर आ जाता है तो फिर ये ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट होता है इस चीज़ का। इस तरह से जो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम के गिर्द अगर 4 डिफरेंट एटम्स अटैच हैं तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल, वो एक 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5 का। मशहूर ज़माना एग्जाम्पल इसके आप मीथेन की ले सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये PCl5 की एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होती है। वो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि 2 पायरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ज़रा, 90 के और 120 के, इसलिए हम यहाँ पे रेंज को कंसीडर करते हैं इनके। इसके बाद है अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हैं लाइक F6 हो गया, तो यहाँ पे जो शेप ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल, ये 8 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स आपने याद रखने हैं कि सल्फर फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 156.4 पिकोमीटर होती है
और बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 का होता है। उसके बाद है सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। पहले भी ये हम देख के आए हैं टेट्राहेड्रल वाला केस, लेकिन वहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं था, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पे चूंकि लॉन पेयर इन्वॉल्व हो गया, अब लॉन पेयर ने ज़्यादा जगह घेरनी है तो वो बॉन्ड पेयर को इंटरनली एक दूसरे के करीब कर देगा। वहाँ पे बॉन्ड एंगल था नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल थे 109.5, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया, 107 तक चला जाता है। इसी तरह से वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में भी बनते, अब इसके गिर्द भी 4 वही इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर है। लॉन पेयर ने ज़्यादा जगह लेनी है, अब इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो जाएगा, 104.5 तक हो जाएगा और इसकी शेप भी ज़रा बेंट हो जाएगी। और उसके बाद है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उन 5 में से 4 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और 1 लॉन पेयर है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री जो बनती है वो सीसा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं इसको। इसके अलावा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के लिहाज से यहाँ पे बनती है। तो रीज़न यही होती है यहाँ पे भी डिस्टॉर्ट होने की कि लॉन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि मतलब बॉन्ड पेयर के साथ फिर रिपल्जन की वजह से उनको एक दूसरे की तरह करीब कर देते हैं। सेंट्रल एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले हमने देखे थे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लॉन पेयर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है इसकी। तो सामने आप देख भी सकते हैं कि एक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में ये आपको नज़र आ रही है, जिसमें ये 2 ज़ीनॉन के पास जो है वो लॉन पेयर हैं और बाकी जो 4 हैं ये बॉन्ड पेयर हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब अगर हम देखें NH3 और NF3, तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 का होता है, जहाँ पे CH4 से अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करें तो CH4 जो है उसमें बॉन्ड एंगल था 109.5 का। जब एक लॉन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल ज़रा कम हो गया, 107 पे आया। जब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम हो गया, अब नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की भी ज़्यादा होती है, जिस वजह से बॉन्ड एंगल और कम हो गया और 102 पर चला गया ये। तो ये हमने डिफरेंट जो ऊपर बातें किया उनको सबको सम अप कर दिया है कि फ़र्स्ट केस में अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो चार्ज क्लाउड टोटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आ जाएंगे, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, टोटल 2 हैं। अगर उसमें बॉन्ड पेयर दोनों हैं, लॉन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री लीनियर बनेगी। अगर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं और 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर 0 है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लॉन पेयर है तो वहाँ पे बेंट बनेगी। ये सारी बातें हम ऊपर 1 बाय 1 करके आए हैं, उन्हीं को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन ये आपने लाजमी याद रखनी, अक्सर इसमें से MCQs आ जाते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ ये पता हो ना कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं तो उसके लिहाज से फिर शेप को या ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं होगा, अगर आपको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का आइडिया है। इसी तरह से ये बातें भी हम ऊपर कर चुके हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं वेस्पर थ्योरी की? वेस्पर थ्योरी ने इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है कि इसने काफ़ी हद तक जो बॉन्ड पेयर्स जो आपके पास बॉन्ड एंगल्स थे उनके बारे में आपको बता दिया, ज्योमेट्रीज के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लाइक CH4, मीथेन और अमोनियम आयन और इस तरह से कुछ ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स थे, उनकी शेप्स प्रेडिक्ट नहीं हो पा रही थी वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हुए। इसके अलावा अब जो हमारे पास सेंट्रल एटम का साइज़ किस हद तक काउंट करता है इसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में, ये बात भी वेस्पर से पता नहीं चलेगी थी। और जो बॉन्ड बनता है वो बनता कैसे है? बॉन्ड एक्चुअली बनता है ओवरलैप से, लेकिन वो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट जो था वो वेस्पर ने इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इस टाइम तक। इसके बाद जो थ्योरी हम पढ़ेंगे VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें फिर देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिसके रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये था इस